हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए रेलवे व्यापम स्पेशल साइंस का क्लास नंबर 5। जी हाँ, इससे पहले हम 4 क्लास करा चुके हैं और 120 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे और व्यापम के एग्जाम्स में आए हुए हैं और इनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है, रेलवे एनटीपीसी के जो एडमिट कार्ड है आइसोलेटेड कैटेगरी वाले, वो आ गए हैं। आप जाकर के सरकारी रिजल्ट पर देख सकते हैं। साथ ही साथ 28 तारीख से एनटीपीसी के एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आने वाले हैं, यानी कि परीक्षाएं तो होने वाली हैं। और साइंस आपको पता है दोनों एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यापम की परीक्षाओं में भी साइंस का बहुत अच्छा रोल रहता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइंस कोई करंट अफेयर नहीं है जो नई बदल करके आएगी, वही पुराने जो प्रश्न होते हैं उनको रिवाइज कर करके परीक्षाओं में लाया जाता है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 121 की ओर। तो प्रश्न नंबर 121 है, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीते में विटामिन सी पाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पपीता विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है और जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन सी से भरपूर खाना खाइए, आप पपीता खाइए, कीवी खाइए। तो पपीते में मुख्यतः विटामिन सी होता है। प्रश्न नंबर 122 की ओर चलते हैं, वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का जो है वजन कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है जो वयस्क मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क का वजन। 123 प्रश्न है, दर्द का निवारण कौन करता है। तो एनाल्जेसिक जो दवाइयां होती हैं जिन्हें हम पेन किलर भी कहते हैं, वो दर्द का निवारण करती हैं। प्रश्न नंबर 124 है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। प्रश्न नंबर 125 की ओर चलते हैं, जल प्रवाह को मापने की इकाई क्या है। तो जल प्रवाह को क्यूसेक में मापा जाता है। जब कहीं पर बहुत ज़्यादा जल आता रहता है, जैसे किसी टैंकर की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब पानी को नापा जाता है, इस टैंकर में कितना पानी है, तो लीटर में नहीं नापेंगे, लीटर तो बहुत छोटी इकाई हो जाती है, तो वहाँ पर क्यूसेक में नापते हैं। जल प्रवाह को मापने की इकाई क्यूसेक होती है। प्रश्न नंबर 126 की ओर चलते हैं, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो वो है सौर ऊर्जा। आपको पता है अब ज़्यादातर लोग जहाँ ध्यान दे रहे हैं सौर ऊर्जा पर, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं अपनी छत पर, क्योंकि सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक सूर्य रहेगा भाई तब तक तो सौर ऊर्जा रहना ही रहना है। प्रश्न नंबर 127 की ओर चलते हैं, तो केल्विन मान पर मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो 310 केल्विन होता है केल्विन मान पर मानव शरीर का सामान्य जो ताप होता है। 128 की ओर चलते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहीं पर सूर्य की बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें जो परमाणु होते हैं वो टूटते हैं, विखंडित होते हैं, जबकि सूर्य में जो परमाणु होते हैं वो जुड़ते हैं, संलयित होते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य वाला भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 129 है, खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है। तो कैलोरी में मापा जाता है खाद्य ऊर्जा को। आपको खाने से जितनी ऊर्जा मिलती है उसको कैलोरी में मापते हैं। प्रश्न नंबर 130 है, तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्यों, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम होता है, इस वजह से जो तेल है वो जल पर फैल जाता है। प्रश्न नंबर 130 है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं। तो स्वाइन फ्लू है H1N1 इन्फ्लुएंजा का नाम, ठीक है। जो H1N1 वायरस होता है वो सुअरों से फैलता है और उसका नाम है स्वाइन फ्लू। प्रश्न नंबर 131 है, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किसका किया जाता है। तो जो मृदु लोहा होता है, नरम लोहा होता है, उसका उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में। 132 प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, 7 रंगों से मिलकर के सूर्य की किरणें बनी होती हैं। बेजानी, हपीनाला, आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ें तो याद होंगी, हाई स्कूल में ही पढ़ाई गई हैं। जब प्रिज्म से भी श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो भी अपने 7 रंगों में ही विभक्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 133 की ओर चलते हैं, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन होता है सिगरेट के धुएं में, और निकोटिन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है शरीर के लिए। तंबाकू में भी निकोटिन ही पाया जाता है और सिगरेट तो कभी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें निकोटिन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। 134 है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रश्न नंबर 135 की ओर चलते हैं,
दूध से क्रीम हटाने पर उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप किसी लोटे में दूध को रखे हुए हैं, जब आपने क्रीम नहीं निकाली है तो वो लोटे में बड़ी आसानी से बन जाएगा। जब आप क्रीम निकाल लेंगे फिर उसको उसी लोटे में पलटिए तो वो लोटे में उतना नहीं बनेगा, फैलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो है, जो स्थान घेरने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। घनत्व का अर्थ ही होता है कि कितना स्थान कोई चीज़ घेर रही है। अब देखिए आपने उसमें से क्रीम निकाल ली, तो जो क्रीम ने जो स्थान घेरा था तो अब क्रीम निकल गई तो जो दूध था वो बिल्कुल फैलने लगा, क्योंकि उसका जो तनाव था वो कम हो गया। अब वो फैलने लगा तो क्या होता है, लोटे में अधिक स्थान घेरने का प्रयास करता है और दूध फैलने लगता है। प्रश्न नंबर 136 की ओर चलते हैं। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो पोटेशियम जो होता है वो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हमारे हार्ट बीट्स को नियंत्रित करता है पोटेशियम। इसीलिए जो लोग डायबिटीज या हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रसित होते हैं उनको बोला जाता है कि पोटेशियम से युक्त खाना आप खाइए, जिससे आपके हृदय की गति को नियंत्रित किया जा सके। प्रश्न नंबर 137 की ओर चलते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो किडनी के द्वारा यूरिया जो है वो रक्त से पृथक किया जाता है। किडनी को रक्त छानने की छन्नी भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 138 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में जाकर के मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वो संपन्न होता है। छोटी आंत में जाकर के ही पानी अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी भाग आंत में जाकर के जो मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। तो अधिकांश पाचन का कार्य होता है वो छोटी आंत में ही होता है। प्रश्न नंबर 139 की ओर चलते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। जेल प्रहरी की बात करते हैं, 25 नंबर की आपकी साइंस आती है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जेल प्रहरी का एग्जाम तो आ ही गया है, लगभग 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्लास। और एनटीपीसी और व्यापम के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जो भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए ये साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें फालतू की साइंस नहीं पढ़नी है, हमें साइंस के वही प्रश्न पढ़ने हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो 139 है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन होना क्या कहलाता है? तो देखिए श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना कैसे होती है? तो जब आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे हम सफ़ेद पर्दे पर 7 रंगों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 140 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो जो रेनिन एंजाइम होता है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। इसीलिए क्या होता है, रेनिन एंजाइम की कमी होती है छोटे बच्चों में। तभी आप देखते हैं जब छोटे बच्चों को आप दूध पिला देते हैं तो कभी कभी वो दूध को उगलने लगते हैं, क्योंकि वो रेनिन होता है, वो रेनिन की कमी होती है छोटे बच्चों में, तो दूध पचता नहीं है। ज़्यादा अगर आप दूध पिला देते हैं तो बच्चे दूध को उगलने लगते हैं। ठीक है। तो रेनिन एंजाइम की वजह से दुग्ध प्रोटीन को पचाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 141 की ओर चलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं? तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो मानव शरीर में मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं। प्रश्न नंबर 142 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसका इंजेक्शन लगा देते हैं जब गाय और भैंस दूध नहीं दे रही होती है। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक है और स्वास्थ्य के लिए भी मतलब हानिकारक है। जो भी गाय भैंसों का स्वास्थ्य है उसके लिए हानिकारक है। कभी कभी आप देखते हैं कि रात में तो लौकी छोटी सी होती है खेतों में, फिर उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, सुबह देखते हैं तो और लौकी बहुत बड़ी सी हो जाती है। तो ये सारे जो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा करके चीज़ों को बड़ा किया जाता है वो प्राकृतिक नहीं होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है गाय और भैंस के थनों से दूध को उतारने के लिए। प्रश्न नंबर 143 की ओर चलते हैं। मायोपिया किसका दूसरा नाम है? तो निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। हमने आपको ट्रिक से भी याद कराया था, मारा पिया हमारे पास में, तो हमारे पास का मतलब है निकट। तो निकट दृष्टि दोष जो है वो मायोपिया से होता है। तो मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। प्रश्न नंबर 144 है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आइए देखते हैं कौन सा रोग हो जाता है थायमीन की कमी से। तो देखिए बेरी बेरी जो रोग है वो थायमीन की कमी से हो जाता है। प्रश्न नंबर 145 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है जो आपका बॉल पेन होता है जिससे आप लिखते हैं। अभी आप परीक्षा में गए होंगे तो आपसे बोला गया होगा काले बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए, रफ वर्क के लिए भी और गोले भरने के लिए भी काले बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए। तो जो बॉल पेन होता है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 146 की ओर चलते हैं। वायु में हाइड्रोजन जलने से क्या प्राप्त होता है? तो जल की प्राप्ति होती है जब वायु में हाइड्रोजन को जलाते हैं। ठीक है।
प्रश्न नंबर 147 है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। एनटीपीसी की बात करें तो लगभग 3 से 4 सेट में ये पिछली बार आया हुआ था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। प्रश्न नंबर 148 की ओर चलते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होता है क्या कहलाता है? मतलब कि जो चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि आप अगर उनको चुंबक के पास ले आएंगे तो चुंबक उनको दूर फेंकेगी। तो प्रतिकर्षित जो हो जाते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो देखिए, कम आकर्षित होते हैं या फिर प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जैसे सोना है, तो सोना को आप चुंबक के पास लाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कम आकर्षित होते हैं या फिर प्रतिकर्षित कर दिया जाता है चुंबक के द्वारा। और लोहे को अगर आप चुंबक के पास लाएंगे तो तुरंत चिपक जाएगा। तो लोहा कैसा है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। सोना कैसा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चांदी कैसा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तांबा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब तो आपको समझ में आ गया कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए वो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। जो चुंबक से दूर चले जाएं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो वह पदार्थ जो चुंबक से कम आकर्षित होता है क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। प्रश्न नंबर 149 की ओर चलते हैं। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ओम इंटू मीटर जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ओम मीटर क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। और ओम नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही ओम मीटर इसका नाम भी रख दिया। प्रश्न नंबर 150 है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? तो वे पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं वो टकरा करके वापस आती हैं, तो उनको पता चल जाता है कोई भी चीज़ सामने है या नहीं है। यही काम सोनार पर भी कार्य करता है। सोनार से ही पराश्रव्य तरंगे जाती हैं, तो नीचे जो भी समुद्र में कोई भी चीज़ स्थित होती है उससे टकरा करके वापस आ जाती हैं। तो यहाँ से सोनार से ही पता चल जाता है कि वो चीज़ जो है वो कितनी गहराई में स्थित है। ये चीज़ें सारी सोनार से पता चल जाती हैं। तो सोनार में और चमगादड़ जो उड़ते हैं अंधेरे में, उनमें किस तरंग का प्रयोग होता है? तो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं और सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन पूरे। तो ये सारे के सारे प्रश्न हम जो आपको करा रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को वीडियो नंबर 1 से लेकर के रिवाइज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ी देर में ही पॉपअप दिखने लगेगा, जिसमें साइंस की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसमें कि ये तो सीरीज जो चल रही है इसके भी आपके वीडियो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जो हमने पहले वीडियो कराए हैं साइंस के, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो साइंस की जो भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट दिखने वाली है उसको जा करके सारी वीडियो देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, क्योंकि साइंस के प्रश्न बार बार आते हैं और यही सारे प्रश्न बार बार रिवाइज होकर के आते हैं। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, साइंस की जो हम सीरीज करा रहे हैं इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आने लगा होगा, ऊपर लिखा होगा साइंस क्विज प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए और उसको जा करके आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आपको हम लगभग 500 से 600 प्रश्न कराएंगे और वो सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, वन लाइनर फैक्ट है, तो आपको ऑप्शन में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑप्शन आपको दिखेगा, आप सीधे आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप वन लाइनर आपको याद है, तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत क्या है? आपका समय बचेगा, आप उसके जगह पर उस समय को मैथ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।